Hello everyone, my name is Kishan Soni and in this video we will talk about some KPIs and key matrices in performance marketing. So guys, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम कुछ ऐसे KPIs को और कुछ ऐसे मेट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं जो आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इन मेट्रिक्स को और KPIs को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज जब भी आप एक न्यू कैंपेन चलाते हैं तो आपको उस कैंपेन के अंदर, उस डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे KPIs या फिर ऐसे टर्म्स देखने को मिलती हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है. और जब आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इजीली कैंपेन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं और जो आपके बजट्स हैं उनको भी अच्छे से आप ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ CPM, जिसको हम कॉस्ट पर माइल कहते हैं. कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या होता है कि जब आपके ऐड को कोई भी 1000 टाइम्स देखेगा, यहाँ पर क्लिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर देखने की बात हो रही है, मींस इम्प्रेशंस. तो जब आपके ऐड को कोई 1000 टाइम विजिबल या व्यू कर लेता है उसको हम कॉस्ट पर माइल कहते हैं. सो कॉस्ट पर माइल इज़ अ कॉस्ट एंड एडवर्टाइजर्स पे फॉर 1000 एड इम्प्रेशंस. इसका फॉर्मूला सिंपल है, जो भी आपका टोटल एड स्पेंड है उसको आप इम्प्रेशन से डिवाइड करते हो और उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो. तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऐड है उस पर हमने 2000 रुपये का खर्चा करा और 1 लाख इम्प्रेशंस हमारे पास आए, तो जो हमारा CPM होगा वो 20 रुपीज़ हमारा CPM होगा. इसका मतलब 20 रुपये हमारे खर्च हुए तब जब 1000 लोगों ने हमारे ऐड को व्यू किया, देखा. अब ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज इट हेल्प्स कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट इफिशिएंसी ऑफ ब्रांड एक्सपोजर एंड ऑफन यूज इन डिस्प्ले एंड अवेयरनेस कैंपेन. तो जब आप मेटा एड्स चलाते हैं तो उसमें अवेयरनेस और एंगेजमेंट कैंपेन पे भी आप जो है CPM यूज़ कर सकते हैं. और डिस्प्ले एड जब हम गूगल पे चलाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट CPM यूज़ होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ CPL, कॉस्ट पर लीड इसको हम बोलते हैं. और कॉस्ट पर लीड मीन्स आपका पैसा तब कटेगा, और ये हमने पिछली वाली क्लास में भी अंडरस्टैंड करा था. ये एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना होता है. सो द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू जनरेट वन लीड, एक सिंगल लीड पे आपका कितना पैसा कट हो रहा है, दैट इज़ CPL. इसका फॉर्मूला सिंपल है, टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय लीड्स जो जनरेट हुई हैं. तो एग्जांपल के लिए अगर हमने 5000 रुपये की ऐड चलाई है और 5000 रुपये की ऐड से 100 लोगों ने हमारे साइन अप फॉर्म्स को फिल किया है या जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको फिल किया है, तो हमारी CPL जो होगी वो 50 रुपीज़ होगी. और ये मैटर क्यों करती है? ये उनके लिए मैटर करती है जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं या फिर जो B2B में जो है लीड जनरेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट पर कन्वर्जन. अब कन्वर्जन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, चाहे स्किल डिग्री कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, उसमें आपने कन्वर्जन वर्ड का नाम, इवन पूरे डिजिटल मार्केटिंग में भी हमने कन्वर्जन को काफ़ी बार यूज़ किया है. तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक डिज़ायर एक्शन, जो भी कंपनीज़ हैं उनकी एक तरीके से जो भी एक्शन वो चाहती हैं. अगर ई-कॉमर्स कंपनी है तो वो चाहेगी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर यूज़र आए और परचेजिंग करे, तो उसके लिए वो कन्वर्जन है. डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी जो होगी वो चाहेगी कि हमारी वेबसाइट पर यूज़र आए, साइन अप फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप कर दे, वो उनके लिए कन्वर्जन है. तो कन्वर्जन में यहाँ पर क्या लिखा है? द एवरेज कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एनी डिफाइंड कन्वर्जन एक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक्शन, जो भी बिजनेस है आपका कोई भी बिजनेस है उसका कोई पर्टिकुलर एक्शन होगा, और वो एक्शन क्या हो सकते हैं? कन्वर्जन में इंक्लूड परचेज, या तो परचेज हो सकता है, साइन अप हो सकता है, फॉर्म सबमिशन हो सकता है, ऐप इंस्टॉल हो सकता है. तो ये सारे हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं. बहुत बार कन्वर्जन सिर्फ पेज व्यू भी हो सकता है, बहुत बार कन्वर्जन सब्सक्राइब भी हो सकता है. सो दिस मेट्रिक्स हेल्प यू टू इवेल्युएट योर कैंपेन प्रॉफिटेबिलिटी. आपका कैंपेन कितना प्रॉफिटेबल है ये कॉस्ट पर कन्वर्जन से आपको पता चलता है, राइट. नेक्स्ट इज कन्वर्जन रेट, जिसको CVR बोलते हैं. अब कन्वर्जन रेट का मतलब क्या हुआ? द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु कंप्लीटेड अ डिजायर एक्शन. देखिए, ऊपर जो था वो था कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन. यहाँ पर है कन्वर्जन रेट. ऊपर वाले पार्ट में क्या था? द एवरेज कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर एनी डिजायर्ड एक्शन. और यहाँ पर क्या है? द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु कंप्लीटेड अ डिजायर एक्शन. तो यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज काउंट करते हैं कि हमारी कितनी % कन्वर्जन हुई है. एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मेरी वेबसाइट पे 2000 लोग आए, 2000 में से 100 लोगों ने अगेन फॉर्म फिलअप किया.
तो मेरा जो कन्वर्जन रेट है वो क्या होगा, मैं कन्वर्जन को विजिटर से डिवाइड करके इंटू 100 करूँगा, दैट मीन्स 5% का मेरा कन्वर्जन रेट रहा। इसका मतलब अगर 2000 लोग मेरी साइट पर आते हैं या जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि 5% की मेरी कन्वर्जन रेट आ रही है, तो जो कि ठीक मानी जाती है। वैसे इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये तो एवरेज जो है 5 या 10% कन्वर्जन एवरेज है, बट और बेटर कर सकते हो। आपका मेन गोल जो होता है वो ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन्स लेकर आनी है, राइट। नाउ इट शो इफेक्टिवनेस ऑफ लैंडिंग पेज एंड ऑफर्स। तो ये हमें बताता है लैंडिंग पेज कितना बेटर है और हमारे जो ऑफर्स है वो कितना यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करें, दैट इज़ कन्वर्जन रेट, राइट। नेक्स्ट इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये बेसिकली ई कॉमर्स के लिए होता है। सो द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर पर ट्रांजैक्शन। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब सिंपल है कि आपका कस्टमर वेबसाइट पर आकर ऑन एन एवरेज कितने रुपए की शॉपिंग कर रहा है, और ये हम एक यूज़र की बात नहीं करते, ये हम सभी यूज़र्स की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरी वेबसाइट पर, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर 50,000 रुपये की शॉपिंग करी लोगों ने, बहुत सारे लोग आए मेरी वेबसाइट पर और टोटल रेवेन्यू मेरा 50,000 रुपये रहा और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो रहे वो 100 रहे। तो अब मैं अलग अलग लोगों के ऑर्डर्स को डिवाइड करूंगा टोटल रेवेन्यू से, राइट, जिसका मतलब हो गया मेरा जो ऑर्डर एवरेज वैल्यू है वो 500 रुपीज़ के आसपास का पड़ रहा है। सो इससे हमें समझ आता है कि हमारा रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। लाइक इट हेल्प्स इंक्रीज रेवेन्यू विदाउट इंक्रीजिंग ट्रैफिक। तो ये हमें हेल्प करता है कि आपको कितना, आपका ऑर्डर एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो कितना आप और बेटर कर सकते हैं, उसके स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है। सो दिस इज AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। नाउ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसको हम कैक भी बोलते हैं बहुत बार। नाउ कैक का मतलब क्या, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक नए कस्टमर को आप या फिर एक नए पर्सन को आप एज अ कस्टमर बनाने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका जो एक्वायरिंग कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट है, वो कितना है। तो उसका फॉर्मूला सामने सिंपल लिखा है, टोटल मार्केटिंग जो आपका खर्चा हुआ है प्लस सेल्स कॉस्ट, आप दोनों को प्लस करिए, उसको डिवाइडेड कर दीजिए न्यू नंबर ऑफ कस्टमर से या नंबर ऑफ न्यू कस्टमर से। सिंपल एग्जांपल है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने पेड ऐड चलाए 80,000 रुपये के, उसके बाद उसने एक मार्केटिंग टूल यूज़ करा, CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करा, 10,000 रुपये उसके दिए, और सेल्स टीम की सैलरी जो है उसने 60,000 रुपये दी, और कंटेंट क्रिएशन और कैंपेन्स के अंदर उसने 20,000 रुपये दिए। तो इसका मतलब उसका जो टोटल मार्केटिंग का जो खर्चा आया वो आया 1,70,000 रुपये। तो उस पूरे महीने के अंदर उसने 1,70,000 रुपये का खर्चा करा। देन ड्यूरिंग दैट मंथ द कंपनी एक्वायर्स 340 न्यू कस्टमर्स। तो अब हुआ क्या कि उस पूरे महीने में उस पूरी कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ या कस्टमर जनरेट हुआ वो हुआ लगभग 340 यूजर्स, उनके नए कॉन्टैक्ट बने। इसका मतलब 1,70,000 रुपये खर्च करके कंपनी के पास 340 नए कस्टमर आए। इसका मतलब यहाँ पर जो कैक बना है वो बना है 500 रुपीज़ पर कस्टमर। दिस मीन्स दैट कंपनी स्पेंड 500 रुपीज़ टू एक्वायर अ न्यू कस्टमर। तो आपको अपना कैक समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ शो वेदर कस्टमर एक्विजिशन इज सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल। इसको समझने से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या हमारा कस्टमर सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा रहे हैं, हमारा एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इससे आपको पता चलता है, राइट। तो ये फार्मूलाज ज़रूर याद रखना, क्योंकि बहुत बार कंपनीज़ में आपको फार्मूलाज पूछे जाते हैं और कंपनी आपको सिचुएशन भी दे देती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक फार्मूला मेंशन कर रखा, बट कंपनी आपको डायरेक्टली ये सिचुएशन दे दे कि कंपनी ने ऐसे ऐसे खर्चा करा और विद इन 1 मंथ कंपनी ने 350 लोगों को एक्वायर करा। अब बताइए कैक कितना निकलेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन की नीड रहने वाली है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये भी अगेन ई कॉमर्स के लिए भी ज़रूरी है और ऐसी कंपनीज के लिए ज़रूरी है जिसमें कंपनी कस्टमर को रिटेन करती रहती है, राइट। सो द टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर थ्रू देयर रिलेशनशिप विद अ ब्रांड। जैसे एग्जांपल, आप सब लोग जोमेटो यूज़ करते हैं, आप सब लोग ब्लिंकिट यूज़ करते हैं, अमेजोन यूज़ करते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा कि आप वहाँ पर परचेजिंग बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, है ना। जोमेटो से हो सकता है हफ्ते में 1-2 बार आप फूड ऑर्डर करते होंगे, ब्लिंकिट तो हर 1-2 दिन में हम ऑर्डर कर ही लेते हैं, और अमेजोन से भी हम परचेजिंग करते रहते हैं, राइट। तो ये जो कंपनीज़ है ना, ये सब आपका LTV वैल्यू बहुत फोकसली देखती है और इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है।
सो इफ़ अ कस्टमर्स बाय 1,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू की बात हो रही है कि अगर किसी पर्सन ने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, अगले 5 साल तक हर साल वो 1,000 रुपये का सामान खरीदता है, तो 5 साल में वो कितना खरीद लेगा? 5,000 रुपये का खरीद लेगा। सो दिस डिटरमाइंस हाउ मच अ बिजनेस कैन स्पेंड ऑन एडवर्टाइजर्स। अब मुझे पता है कि मेरा कस्टमर 5 साल में या 1 साल में कम से कम 1,000 रुपये का सामान खरीदता है, तो मैं डिसाइड करूँगा कि फिर मुझे अपने कस्टमर को एक्वायर करने में या उसी कस्टमर पे मार्केटिंग करने में कितना खर्चा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली पैसा स्पेंड ही करता रहूँगा, मैं अपना मनी बर्न ही करता रहूँगा, ये नहीं है। हमें LTV से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें अब अपने कस्टमर पे कितना खर्चा करना चाहिए, दैट इज़ LTV। नाउ LTV टू CAC रेशो, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब एक ऑन एन एवरेज कस्टमर, जो अभी मैंने आपको बताया भी कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा आ रहा है, और वो कस्टमर सालाना या हमारे साथ जब तक कनेक्टेड है वो कितना हमसे पैसा हमें पैसा दे रहा है, कितना खरीद रहा है हमसे। तो आइडियल रेशो जो होता है वो 3:1 होता है। इसका मतलब होता है कि एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी 1,000 रुपये की आ रही है, तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कम से कम 3,000 की होनी चाहिए। अगर एक कस्टमर को मैं एक्वायर करने में 1,000 रुपये खर्च रहा हूँ, तो कम से कम उसको 3,000 रुपये का सामान मुझसे खरीदना चाहिए, तब वो मेरे लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, स्केलेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो LTV इंटू CAC रेशो जो है ये हमें अंडरस्टैंड करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ बाउंस रेट। ये बहुत कॉमन टर्म है, बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स में आपने सुनी होगी। सो द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु लीव द वेबसाइट विदाउट इंट्रैक्शन और इंट्रैक्टिंग। तो बाउंस रेट का मतलब क्या होता है? देखो नाम से ही समझ आ रहा है, बाउंस, कि हम बॉल ने टप्पा खाया बाहर चली गई, टप्पा खाया बाहर चली गई, दैट इज़ बाउंस रेट। सो बाउंस रेट का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे एक सिंगल पेज को व्यू करके बाहर चला गया, वो दैट इज़ बाउंस रेट। इसका फॉर्मूला सिंपल है, आपको अपने सिंगल पेज सेशन को डिवाइड करना है टोटल सेशन से और उसको इनटू करना है 100 से, तो दैट इज़ योर बाउंस रेट। इसका एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक ब्लॉग है, उसमें 1,000 लोग एक वेबसाइट पर आते हैं, 600 लोगों ने सिंगल पेज को विज़िट करके जो है एग्जिट कर लिया और 400 विजिटर्स वहीं पे ही स्टिक रहे और उन्होंने अलग अलग पेजेस को या मेन्यू में जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उनको विजिट किया। तो जो बाउंस रेट काउंट होगा वो कितना होगा? 60%। इसका मतलब हमारी वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 60% लोग वेबसाइट के पहले ही पेज से व्यू करके बाहर चले जाते हैं। सो 60% ऑफ विजिटर्स लेफ्ट विदाउट एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट फर्दर। वैसे देखा जाता है कि बाउंस रेट जो है वो 50% या 50% से कम होना चाहिए। 50% से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट इतनी इंटरेक्टिव नहीं है या फिर आपके लैंडिंग पेज में या उस पर्टिकुलर वेबसाइट में हुक्स नहीं है। तो 50% या उससे बिलो आपका बाउंस रेट होना चाहिए। और इससे हमें पता भी चलता है, देखिए लिखा रहा है, इट इंडिकेट्स पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और इररेलेवेंट ट्रैफिक। तो इररेलेवेंट ट्रैफिक भी जो है पहले पेज पे आएगा और बाहर चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट रेट। Now next is engagement rate, like commonly used in social media campaigns। और ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आपके इंस्टाग्राम पे भी जो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है उसमें आता है कि आपकी एंगेजमेंट रेट कितनी आ रही है, राइट। सो एंगेजमेंट रेट का सिंपल फार्मूला है, आपकी जो पर्टिकुलर पोस्ट पे या पूरे अकाउंट पे लाइक्स कमेंट शेयर जो आ रहे हैं उनको सबको टोटल कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए अपने फॉलोअर्स से और उसको इंटू कर लीजिए 100 से। नाउ इसका भी एग्जांपल समझते हैं कि एक ब्रांड है, उसने इंस्टाग्राम पे अपना एक पोस्ट डाला, उस पर 400 लाइक आ गए, 50 कमेंट्स आ गए, 30 शेयर्स आ गए और 20 लोगों ने उसको सेव करा। तो टोटल नंबर ऑफ एंगेजमेंट जो आई वो कितनी आई? 500। इनको हमने टोटल करा तो 500 हो गया। सो इफ़ द पोस्ट रीच 10,000 पीपल, उसके 10,000 फॉलोअर थे या 10,000 लोगों तक वो रीच हुई, तो 5% का हमारा एंगेजमेंट रहा। मीन्स 5% ऑफ पीपल हु सॉ द पोस्ट इंटरेक्ट विद इट। 10,000 लोगों ने देखा, 500 लोगों ने एंगेज करा, इसका मतलब 5% का हमारा एंगेजमेंट रेट रहा। और इससे हमें समझ आता है कि हमारा कंटेंट एंगेजिंग है या नहीं है, राइट। आपने नोटिस करा होगा, जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखते हो, बहुत सारी रील्स को देखते देखते स्टॉप हो जाते हो, इसका मतलब आपको उस रील में कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसने आपको एंगेज रखा। या तो हुक होगा 3 सेकंड वाला,
या फिर उसने कुछ ऐसे सस्पेंस छोड़ दिया, और या फिर रील इतनी अमेजिंग होगी या कंटेंट इतना अमेजिंग होगा कि आपने उसके जो है टाइम स्पेंड किया, फिर आपने लाइक करा या शेयर करा या सेव करा. सो दैट इज़ एंगेजमेंट रेट, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रिक्वेंसी. ये बहुत बेसिक सी चीज़ है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूज़र सीज द सेम एड. आपका जो एड है रिपीटेडली विजिबल हो रहा है, ये आपको एड प्लेटफॉर्म से मिलता है कि आपको फ्रिक्वेंसी कैपिंग रखनी है या व्यू कैपिंग रखनी है या इंप्रेशन कैपिंग रखनी है, तो उसमें फ्रिक्वेंसी वर्ड भी यूज़ होता है. तो इसका सिंपल फार्मूला है इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच, दैट इज़ योर फ्रिक्वेंसी. सो एग्जांपल, हमने एक सोशल मीडिया का एक एड कैंपेन चलाया और उस एड में हमें 12,000 इम्प्रेशंस मिले और 3,000 लोगों की रीच मिली. तो जो फ्रिक्वेंसी हो गई, हमने इनको डिवाइड करा, 4 फ्रिक्वेंसी निकल रही है. इसका मतलब एक पर्सन को कम से कम 4 बार हमारा ऐड विजिबल हुआ है. और इससे हमें समझ आता है कि हमारी ऐड फटीक हो रही है या नहीं हो रही. अब ऐड फटीक क्या होता है? ऐड फटीक वैसे मैंने इसमें शायद मेंशन नहीं किया, बट ऐड फटीक का मतलब भी सिंपल है कि अगर आपका ऐड नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही ऐड बार बार दिख रहा है, देखो 5 बार 6 बार दिखे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर 10-20 बार दिख रहा है तो आप भी बोर हो जाओगे, राइट. तो ऐड फटीक मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स सेम ऐड विजिबल टू द सेम यूज़र, और उससे सेम यूज़र कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऐड फटीक है. सो ये हमें अंडरस्टैंड करना है थ्रू फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट इज रीच. नाउ रीच मीन्स द नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स हु सॉ एड योर एडवर्टाइजिंग. तो जितने भी लोगों ने आपकी ऐड देखी, यूनिक लोगों ने देखी, उसे हम रीच बोलेंगे. और टोटल टाइम्स ऐड डिस्प्ले जो हुआ उसे हम इम्प्रेशन बोलेंगे. तो इम्प्रेशन मतलब क्या होता है? इम्प्रेशन मतलब है कि सेम यूज़र को मल्टीपल टाइम ऐड दिख जाएगा, वो इम्प्रेशन में ही काउंट होगा. रीच का मतलब है जब यूनिक यूज़र्स को हमारी ऐड दिख रही है, तो रीच बहुत मैटर करती है ना. हम सब लोग इंस्टाग्राम पे रीच के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं कि रीच हमें मिलनी चाहिए, ज़्यादा रीच होनी चाहिए, ज़्यादा अकाउंट रीच हो. तो इसका मतलब ज़्यादा यूनिक लोगों को आपकी ऐड दिखे, दैट इज़ रीच. दैट देन सेकेंड इज़ कॉस्ट पर इंस्टॉल, CPI जिसको हम कहते हैं. और ये इंस्टॉल वर्ड आपने देखा होगा, जब हम ऐप को यूज़ करते हैं तभी ये वर्ड यूज़ होता है, इंस्टॉल. सो यूज इन मोबाइल ऐप मार्केटिंग. सो द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू जनरेट एंड वन ऐप इंस्टॉल, दैट इज़ योर CPI. और इसका भी सिंपल फार्मूला है, जितना पैसा खर्च हुआ डिवाइडेड बाय ऐप इंस्टॉल्स. सो मान लेते हैं गेमिंग ऐप है और उस कंपनी ने जो है 40,000 रुपये की ऐड स्पेंड कर दिया और 2,000 लोगों ने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, तो CPI जो है हमारा 20 रुपीज़ जो है CPI हमारा पड़ा है. तो दैट इज CPI. देन व्यू थ्रू कन्वर्जन. नाउ व्यू थ्रू कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन दैट अकर्स आफ्टर अ यूजर सीज एन एड बट डज नॉट क्लिक इट. इसका मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ. एक ऐड चल रही है, मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ, राइट. व्यू थ्रू कन्वर्जन, ये हमारी ऐड है, सॉरी ये हमारा लैंडिंग पेज है, ये हमारी ऐड है. मैं यहाँ पे ऐड मेंशन कर लेता हूँ. यूज़र ने जो है ऐड को व्यू किया, क्लिक नहीं किया, व्यू किया, और ये हमारी वेबसाइट पे एक साइन अप फॉर्म था, ठीक है. तो यूज़र ने व्यू किया इस ऐड को और वापस चला गया. उसके कुछ टाइम बाद यूज़र जो है, मे बी वो इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है और इस फॉर्म को फिल कर लेता है. ये लीजिए, इस फॉर्म को उसने फिल कर लिया. तो भी हम इसी को कन्वर्जन या सॉरी तो भी हम इसी ऐड को इम्पॉर्टेंस देंगे कि इस ऐड की वजह से वो कन्वर्जन हुई है. दैट इज़ व्यू थ्रू कन्वर्जन. मीन्स यूजर सीज एन ऐड, लेटर विजिट वेबसाइट, परचेज. दैट हेल्प्स ब्रांडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ योर ऐड. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा ऐड काफ़ी अच्छा है या हमारी पहले यूज़र ने ऐड देखी है, और ये ऐसा नहीं कि पहले ऐड से, मान लो अगर उससे पहले यूज़र ने ऐड देखी और उसने क्लिक किया, क्लिक भी नहीं, व्यू किया, और वो वापस जो है चला गया. फिर उसके बाद उसने सेकंड ऐड देखी, मान लो ये फर्स्ट ऐड है, ये सेकंड ऐड है. तो दोनों ऐड देखने के बाद भी उसने, हो सकता है मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम बिज़ी हो जाते हैं, ऐड देख रहे हैं, एकदम से किसी की कॉल आ गई, ऐड देख रहे हैं तो हमें कहीं जाना पड़ गया, किसी ने बुला लिया, कभी कभी ऐसा होता है. बट आपके ऐड का इन्फ्लुएंस कितना बेटर है, इससे हमें पता चलता है. तो व्यू थ्रू कन्वर्जन मीन्स यूज़र ने आपके ऐड को व्यू किया, सीज योर एन ऐड, ठीक है. एक क्लिक थ्रू कन्वर्जन भी आता है, वो उसे हम क्लिक में काउंट करते हैं कि यूज़र ने हमारे ऐड पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यूज़र हमारे लैंडिंग पेज पे गया, पर उसने लैंडिंग पेज पे जाने के बाद साइन अप फॉर्म फिलअप नहीं किया, वो वापस आ गया. बट विद इन 1 वीक यूज़र कहीं और से हमारी साइट पर आता है, वही सेम यूज़र, ऐसा नहीं कोई और यूज़र, वही सेम यूज़र हमारी वेबसाइट पर आता है
साइन अप फॉर्म फिलअप करता है तो भी हम उसी ऐड को इम्पोर्टेंस देंगे, उसे हम बोलेंगे क्लिक थ्रू कन्वर्जन। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे कॉमन चीज़ है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ईजिली पता भी होगा कितना पैसा खर्च करा कितना कमाया, राइट। मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। तो सिंपल ऑप्शन है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसने अपनी ऐड चलाई, उसने 20,000 रुपये मार्केटिंग पे स्पेंड करे और 60,000 रुपये का उसने रेवेन्यू जनरेट करा। तो जो प्रॉफिट उसका निकला वो 40,000 निकला, 200% का ROI उसको निकला। दिस मीन्स द बिजनेस अर्न 200% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब वो नहीं है, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अभी हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो दीज आर दी मेन KPIs एंड मेट्रिक्स जो हमें पता होनी चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो आगे भी हम ऐसी और वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।